नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। तो आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में, और वो इशू है, जैसे कि आप जानते हैं कि अप्रैल के मंथ में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया था, जिस वर्डिक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रेसिडेंट और साथ ही साथ गवर्नर को अगर कोई भी बिल दिया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट से पास होकर, तो उसके बाद उस बिल के ऊपर प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक्शन लेना इमीडिएटली ज़रूरी है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month to 3 months। अब इसी के दौरान बहुत सारी चीज़ों पे कॉन्फ्लिक्ट उठते रहे, तो प्रेसिडेंट हमारी जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कुछ सवाल हैं, कुछ 14 क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से, कि ऐसी स्थिति के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो जो पूछे गए हैं, आज उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन जनरल भी हमारे लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। उससे पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी 2026 के एस्पिरेंट हैं या 2027 के एस्पिरेंट हैं और आप तैयारी करना चाह रहे हैं एक सिंसियर मैनर में यूपीएससी की, तो हमारा एक प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का बैच है जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1 जून। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस बैच में आपको एक्सपर्ट गाइडेंस और साथ ही साथ रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। पैरेलली ये बैच के अंदर आपकी दोनों मोड्स में ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं। अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी है इस कोर्स के अंदर आपकी, एंड साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर पर्सनलाइज मेंटरशिप दी जाती है। हर एक स्टूडेंट के लिए एक डेडिकेटेड कस्टमाइज टाइम टेबल को भी क्यूरेट करा जाता है। तो अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से जाकर डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम यूज़र नेम कृति एनालिसिस। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो भी साथ साथ मिलते रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस इशू के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कि अभी रिसेंटली जस्टिस BR गवई जो अब नए CGI हैं, उनके सामने एक क्वेश्चन आके खड़ा हो चुका है, और वो क्वेश्चन इस रिस्पेक्ट में है कि अब इस स्थिति के अंदर उन्हें क्या करना चाहिए। जब ये केस हुआ था अप्रैल में, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, उस जजमेंट के बाद अब ये जो 14 क्वेश्चंस प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं, अब जस्टिस गवई इस पर कैसे एक्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया था। तो बेसिकली ये पूरा मुद्दा क्या है, जरा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अगर थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में जाए तो ये केस शुरू हुआ था आपका तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट और तमिलनाडु के गवर्नर के बीच में ये केस जो था वो स्टार्ट हुआ था। केस कुछ इस तरीके से था कि तमिलनाडु की सरकार ने ये बात बोली थी कि हमने मल्टीपल बिल्स हैं जिनको स्टेट लेजिस्लेचर से पास करवाया है, लेकिन जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि, उन्होंने उस बिल को पास करने में बहुत ज़्यादा देरी करी है, या फिर उन बिल्स के ऊपर किसी तरीके का एक्शन लिया नहीं जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ हमें तमिलनाडु में देखने को नहीं मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में ऐसे डिस्प्यूट्स कंटिन्यूसली हमें बहुत सारे स्टेट जैसे पंजाब, केरला, तेलंगाना, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिले हैं, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का ये मानना है कि गवर्नर बिल्स के ऊपर इमीडिएट एक्शन नहीं लेते हैं और उसको बहुत ज़्यादा डिले करने की कोशिश करते हैं। उनको पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मल्टीपल स्टेट्स के अंदर ये इशू हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो की इशू क्या है, दैट गवर्नर्स आर नॉट एक्टिंग फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स, और स्टेट्स इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी के जो क्लेम्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उसको वायलेट करता है। जिस तरीके से पावर्स का डिवीजन हुआ है, वो पावर्स का डिवीजन को रिस्पेक्ट नहीं करा जा रहा है। इस तरीके की बातें जो है वो स्टेट इलेक्टेड गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में जो रूलिंग दी थी, उस रूलिंग के हिसाब से आप ये देखिए, इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ होगा जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी कि एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर गवर्नर को और प्रेसिडेंट को, एग्जीक्यूटिव्स को एक्शन लेना जरूरी है। जब भी कोई बिल लेजिस्लेचर से पास होकर गवर्नर के पास जाएगा
तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर उस पर एक्शन लेना ज़रूरी होगा। और अगर मान लीजिए कि गवर्नर, जैसे आप जानते हैं कि उनके पास पावर है कि वो उसको रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं, अगर वो उसे रिटर्न करते हैं और वो दोबारा से रीपास होकर आ जाता है तो गवर्नर के को फिर 1 महीने के अंदर अंदर उस पर एक्शन लेना ज़रूरी हो जाएगा। अगर गवर्नर चाहे और वो उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करता है तो प्रेसिडेंट को भी विदिन 3 मंथ्स उस पर एक्शन लेना ज़रूरी हो जाएगा। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कभी सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव को कमांड कर रही है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को कह रहा है कि आपको कोई भी बिल है उसको एक डेडिकेटेड टाइम के अंदर ही पास करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस करा ये कॉन्सेप्ट कि अगर मान लीजिए कि 3 महीने के अंदर अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो जो बिल होगा दैट विल बी प्रिज्यूम्ड एज डीम्ड असेंट। उसको ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया है तो इसका मतलब आपकी तरफ से इस बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस बिल को हम लोग पास कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट ने इस बात पे क्या कहा? प्रेसिडेंट जो हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, उन्होंने इस बात पे क्या एक्शन लिया? उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरीके का डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट को और गवर्नर को दिया है, ये वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आया है वो तो उसे कर्टेल कर देगा, वो तो उसे खत्म कर रहा है। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अपनी पावर का अनड्यू इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट, अब देखिए प्रेसिडेंट जो भी एक्शन लेता है आप जानते हैं कि इट इज ऑलवेज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये जो भी एक्शन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसके थ्रू हो रहे हैं? सरकार के थ्रू ही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये समझ में आ रहा है कि जुडिशरी इस समय डिक्टेट करने की कोशिश कर रही है, जुडिशरी का एक्सेसिव इंटरवेंशन हो रहा है। और यहाँ पर साथ ही साथ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये 14 क्वेश्चन साथ में पूछे हैं। क्या क्वेश्चन पूछे हैं कि अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर का डिस्क्रिशन क्या आर्टिकल 200 और 201 में जो लिया जाता है क्या वो जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर आ जाएगा? जो भी डिसीजन लिया जा रहा है क्या उस पर जुडिशियल स्क्रूटनी करी जा सकती है? क्या कोर्ट्स किसी तरीके की डेडलाइंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जब वह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन ही नहीं है चीज़? क्या आर्टिकल 142 का को इशू करा जा रहा है प्रोसीजरल मैंडेट के लिए फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है? क्या डीम्ड असेंट को वैलिड माना जाएगा जब टाइम बाउंड के अंदर 3 महीने तक अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो उसको ऑटोमेटिकली पास कर दिया जाएगा? इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मैंडेटरी व्हेन गवर्नर रिजर्व्स अ बिल, और जब गवर्नर कोई बिल को रिजर्व करते हैं तो क्या उसमें प्रेसिडेंट का एक्शन, उसकी रेफरेंस मैंडेटरी है? क्या कोर्ट इंटरवीन कर सकते हैं बिफोर अ बिल बिकम्स अ लॉ? नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा कि क्या स्टेट्स या शुड स्टेट्स अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर 131 और 32? तो तमिलनाडु का जो केस है उसमें आर्टिकल 131 का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर उन्हें डायरेक्ट बोला कि क्या स्टेट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 131 या 32 के अंदर 131 के थ्रू जा सकते हैं, 32 को ना लेकर। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है वो वायलेट करती है कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस ऑफ पावर को। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन जो है वो स्टेट की पावर्स को भी, अब देखिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं ये हम लोग कोई 28 स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी बात करें कि ये हमारे स्टेट की पावर्स को भी वीकन करती है। रीसेंट रूलिंग कॉन्ट्राडिक्ट करती है उसके पास जजमेंट्स के साथ भी। डिड फ्रेमर्स एनविजन जुडिशियल रेगुलेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन? क्या एग्जीक्यूटिव के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिस्क्रिशन दिया गया है, इस तरीके का जजमेंट, इस तरीके का वर्डिक्ट, वो तो रेगुलेशन है और फ्रेमर्स ने तो ऐसा कुछ भी, मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स है उन्होंने तो इस तरीके की कोई बात भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं करी है। डज रूलिंग अफेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? क्या स्टेट लेजिस्लेचर की ऑटोनॉमी को भी अफेक्ट करता है? हु होल्ड्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, कोर्ट या फिर पार्लियामेंट? ये क्वेश्चन भी प्रेसिडेंट के थ्रू पूछा गया कि कौन जो एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल किसके प्रति है, कोर्ट्स के प्रति या पार्लियामेंट के थ्रू? और लास्टली, कैन सच डायरेक्शंस लीड टू इंटर इंस्टीट्यूशनल क्लैशेस? आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों अपना अपना रोल प्ले करती है। तो ये किसी तरीके के इंटर इंस्टीट्यूशनल क्लैशेस को भी जन्म दे सकता है क्या? तो ये हमारी जो प्रेसिडेंट है उनके थ्रू ये 14 क्वेश्चंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में रेज करे गए हैं। इन सब चीज़ों के बाद
जो यहाँ पर पहले बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, 1 मंथ के अंदर गवर्नर को एक्शन लेना पड़ेगा, और आर्टिकल 142 का इसमें इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। लेकिन पहली बार, और बहुत रेयर होता है ऐसा वैसी कंडीशन के अंदर, कि जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 143 को इन्वोक करें, जहाँ पर उनके एडवाइजरी रोल के बारे में बात करी जाती है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 को ही इन्वोक किया है। तो अगर इसका पॉलिटिकल और लीगल सिग्निफिकेंस हम लोग समझें तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या बात देखेंगे कि ये पहला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होगा इस इशू के ऊपर। आर्टिकल 143 को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, इससे पहले भी हुआ है बट बहुत ही रेयर केस होता है, जैसे बेरूबारी केस में, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में, अयोध्या लैंड एक्विजिशन में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर, तब इस केसेस के अंदर हाँ आर्टिकल 143 का कई बार इस्तेमाल किया गया है, बट दिस इज अ वेरी रेयर केस और यहाँ पर दोबारा से अब उसको इन्वोक करा गया है। अब यहाँ पर ये सीरियस फेडरलिज्म के क्वेश्चंस को भी रेस करता है। कई बार स्टेट्स जैसे तमिलनाडु है वो इस चीज़ का ब्लेम करते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं वो कहीं ना कहीं साइडिंग, मतलब वो किसका प्रेफरेंस ले रहे हैं, वो सेंटर का प्रेफरेंस ले रहे हैं। और स्टालिन जो है वो ये बार बार बोल चुके हैं कि भाई वो प्रेसिडेंट जो है वो प्रेफरेंस लेता है आपके सेंटर का, वो गवर्नर को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और गवर्नर इससे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्यून समझते हैं और वो किसी भी तरीके का एक्शन उन बिल्स पे नहीं लेना सही समझते जो स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू पास होता है, और ये कंटिन्यूस डिस्प्यूट बन के रह जाता है। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर क्या करा जा सकता है, तो देखिए अब ये उम्मीद है कि अभी जो हमारे जस्टिस हैं गवई, वो बेसिकली अब एक बेंच को फॉर्म करेंगे जो आपकी 5 से 7 जजेस की बेंच होगी सुप्रीम कोर्ट में, जो इन क्वेश्चंस के ऊपर एग्जामिन करेगी। एडवाइजरी ओपिनियन जो भी दिया जाएगा, अगेन आप जानते हैं कि वो बाइंडिंग नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पर्सुएसिव वैल्यू को फॉर्म करता है। पॉसिबल आउटकम्स अगर हम लोग देखें सो ये अफर्म करता है अर्लियर स्टैंड्स को, ठीक है, या तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पुराने वाले स्टैंड्स पे ही टिका रहे कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, 1 महीने 3 महीने में बिल पास होना चाहिए, या फिर वो क्लैरिटी दे सकता है कि जो लिमिट्स हैं उसको क्लैरिफाई कर सकता है और ज़्यादा, या फिर वो रीअसर्ट कर सकता है सेपरेशन ऑफ पावर्स को, कि सेपरेशन ऑफ पावर्स जिनके बारे में आज तक हम कॉन्स्टिट्यूशन में समझते आए हैं कि किस तरीके से लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन है पावर्स का, उसको और ज़्यादा बारीकी के साथ क्लैरिफाई कर सकता है। सो प्रेसिडेंट मुर्मू के जो ये 14 क्वेश्चंस आपने अभी यहाँ पर देखे हैं, ये हमारे इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन फेडरल डेमोक्रेसी का मेन एलिमेंट है, मेन इंडियन आर्किटेक्चरल सिस्टम के ऊपर बात उन्होंने करी है, जहाँ पे ये क्वेश्चंस उनके द्वारा पूछे गए हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं कि क्या जुडिशरी एक्चुअली में अपनी पावर को सुपरसीड नहीं कर रही है, क्या वो सच में एग्जीक्यूटिव की मुद्दों के अंदर ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर रही है, और इस तरीके के कमांडमेंट्स जो है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट को देना, क्या ये सच में सही होगा। तो जो प्रेसिडेंट के थ्रू इस समय क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बिल्कुल लाजमी हैं, बिल्कुल सही हैं। फाइनल वर्ड में अगर आप कोर्ट्स देखते हैं कि अब इसके बाद फर्दर वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू क्या आता है, गवर्नर और प्रेसिडेंट्स सेरिमोनियल, हम जानते हैं कि येस दे आर दी वंस हु आर दी नॉमिनल हेड्स बट स्टिल दे होल्ड अ लॉट ऑफ पावर, और इस तरीके का कमांड अगर प्रेसिडेंट को करा जा रहा है तो प्रेसिडेंट इस तरीके के क्वेश्चन आर्टिकल 143 के थ्रू यहाँ पर पूछ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस इशू को इस तरीके से अच्छे से आपके सामने रखने की कोशिश करी है, क्लियरली आपको इसको एक्सप्लेन करा है। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है जो स्टैंड इस समय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, इज इट द राइट स्टैंड, क्या एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव के ऊपर आपको लगता है कि इस तरीके की पावर्स होनी चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए, और अदरवाइज इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी नई वीडियो के अंदर हम और आपके लिए इन्फॉर्मेशन को साथ में लेकर आते रहेंगे, और अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो डेफिनेटली आप हमारे प्रीलिम्स टू इंटरव्यू के बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एक डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कंप्लीट थ्रू आउट द ईयर आपकी सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए फुल प्रिपेयर करवाया जाता है। तो ऐसी और कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।